हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ भारती भवन केमिस्ट्री में चैप्टर 5 हमारा प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। आइए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हल करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, प्रदूषण की परिभाषा लिखें। हमें पॉल्यूशन की परिभाषा लिखना है, किसे कहा जाता है और वातावरण में प्रदूषक क्या क्या है। हमारे वातावरण में यूँ कहें कि वायुमंडल में कौन कौन से प्रदूषक हैं, जिसमें देखिए जल प्रदूषण, वायु और मृदा, हमें तीनों के बताना है जो प्रदूषक के कारक हैं और उनके स्रोत क्या है, कैसे फैलते हैं, वो भी बताना है। और इसके साथ वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताना है। यानी इसमें 3 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम इसका हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रदूषण की परिभाषा लिखेंगे, जो हमें बताना है प्रदूषण की परिभाषा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, प्रदूषक जो है, देखिए प्रदूषण जो है पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण, जो पर्यावरण में जो दूषक पदार्थ हैं उनके प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन पैदा होने वाले दोष को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण में कुछ अवांछनीय तत्व प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें वायु, जल और मृदा तीनों को दूषित कर देते हैं, तो वो प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी का, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताना है, वातावरण में प्रदूषक क्या हैं वो हमें बताना है। वातावरण में प्रदूषक हमारे वातावरण में वायु, जल, मृदा को गंदा करने वाले कारक प्रदूषक कहलाते हैं। जब वायु में जहरीली गैसों, धुआं, धूल कण की मात्रा बढ़ जाती है तो ये वायु प्रदूषण होगा। ठीक उसी प्रकार जल तथा मृदा में भी हानिकारक रसायन जैसे मल, ठीक है, मृत मवेशी, गंदगी का प्रवाह होता है, तब क्या होता है, जल मृदा का प्रदूषण होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरे में हमें बताना है क्या, वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय, रोकथाम के उपाय। पहला, वाहन तथा कल कारखानों का कम प्रयोग करना। वाहन का कम प्रयोग करना और कल कारखानों जो धुएँ निकलते हैं विष वाले, गंदगी, ठीक है, उसको कम करना। दूसरा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, फसल अवशेष ना जलाना। तीसरा है वे सभी प्रयोग अपनाना जिससे वायु प्रदूषण ना फैले, उससे रोका जा सके। समझ में आ गया। तो हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं। जल कैसे प्रदूषित होता है, उसका स्रोत क्या है वो बताना है, और जल प्रदूषण को रोकने के उपाय भी हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, जल प्रदूषण का देखिए मुख्य कारण कौन सा हो गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो हम खेतों में करते हैं, तो वो नदी, तालाब और भूमिगत जल में चला जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तालाबों में जाता है तो शैवाल की वृद्धि करता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी पड़ जाती है उसमें, तो वो बीओडी कहलाता है, जिसमें मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, और देखिए नगर क्षेत्रों में जो कूड़ा कचरा होता है, कल कारखानों से जो गंदगी होती है वो नदियों में फैला दिया जाता है, तो इससे बीमारियां फैलती हैं। और विभिन्न कारखानों से निकलने वाले रासायनिक तत्व भी फेंका जाता है, समुद्र का जल रिसाव हो गया। ठीक है, तो ये सारे जल प्रदूषण क्या है, स्रोत हैं। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से देखिए सम्मिलित रूप से हम ऐसे लिखेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, जल में कृषि में, तो ऐसे लिखना है, जल में कृषि में प्रयोग रासायनिक कीटनाशकों का मिल जाता है। दूसरा है, नागरीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, कारखानों के गंदे जल नदियों में प्रवेश करना। तीसरा है, नदियों में मल मवेशी फेंकना। चौथा है, समुद्र में खनिज तेल रिसाव, जल प्रदूषण होता है। ये तो हो गया। अब हमें बताना है जल प्रदूषण के रोकने के उपाय। जल प्रदूषण के रोकने के उपाय निम्नलिखित है, ये लिख के आपको डैश देना है। तो आपको ये लिखने हैं, हर व्यक्ति को घरों से निकलने वाले कचरों को निर्धारित स्थान पर फेंकना चाहिए। ठीक है, कारखानों और कर कारखानों जो गंदगी होती है उसे नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए तीसरा और चौथा, ये 4 आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग पर एक हमें निबंध लिखना है, यानी इनके बारे में बताना है। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, हमें यहाँ से करना है, वायु द्वारा ताप का नियंत्रण, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है। और वो दूसरा है वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो यही आपको लिखना प्रारंभ करना है। वायु की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का ताप अनुकूल बना रहता है। पृथ्वी के ताप का नियंत्रण हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण होता है। कैसे होता है देखिए, कृत्रिम तौर पे ये बनाया जाता है, जिसमें फसल का उत्पादन किया जाता है, जिन फसलों को ताप अधिक चाहिए। हरित गृह कांच की एक इमारत होती है जिसका निर्माण पौधे को ठंडक से बचाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें कांच में होकर प्रवेश करती है, वापस नहीं लौटती, यानी ऊष्मा को रोक देती है। इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है, तो वो हरित गृह प्रभाव हो गया। ये पूरा लिखते हुए आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक कर लेना है, जिसमें वैश्विक तापकरण ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है। समझ में आ गया? तो यहीं तक आपको आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए चौथा, किन कारणों से ओजोन की परत जो होती है, ओजोन परत है वो क्षीण हो रही है, वो खराब हो रही है, वो टूट रही है। किन कारणों से ओजोन परत का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ओजोन परत के क्षीण होने से जनजीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा, दुष्प्रभाव, वो भी बताना है हमें। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। देखिए ओजोन जो परत है ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे वायुमंडल में सबसे बाहरी परत है, जो ऑक्सीजन का एक रूप है। ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर आ जाएंगी तो क्या होगा, तो ये आ जाएंगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कैंसर, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये सारी बीमारियां फैल सकती है। देखिए ओजोन परत में ये बड़ा छेद होता है, यानी वो टूट रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, काफ़ी अच्छे से इसका आंसर हमारा यहाँ से करना है। देखिए ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन का एक रूप है, जिससे ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, O3 हो गया। यह वायुमंडल की बाहरी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रक्षा करती है ओजोन परत के क्षय के कारण। तो क्यों ये खराब हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, जो मानव द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये यौगिक है, ये उपयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा। कहाँ हो रहा है उपयोग, तो रेफ्रिजरेटर में, यानी जो आधुनिक उपकरण है उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो देखिए वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो यौगिक की मात्रा में वृद्धि, अन्य वायु में, अन्य देखिए क्या है, अन्य वायु में प्रदूषक और शामिल होना, जिससे कि परत क्षय होती है। ओजोन परत के क्षय जनजीवन पर नुकसान क्या क्या होता है, ये लिख के डैश देना है। तो नुकसान में हम ये पूरे लिख लेंगे यहाँ तक। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में एक निबंध लिखना है और किसी अखबार या पत्रिका में छपने के लिए भेजना है। देखिए कैसे हम निबंध लिखेंगे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, काफ़ी संक्षेप में हमें लिखना है, बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें, धूल कण, धुआं आदि वायु में पहुंचकर अशुद्ध और हानिकारक कर देते हैं। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी बीमारियां फैलती है। वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय हमें करने चाहिए, कौन से, वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए जिससे हानिकारक धुएं निकलते हैं। कल कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों जहां जहरीली गैस, धुएं का रिसाव होता है, उसके प्रयोग को यानी बंद करना चाहिए। अब इसके बाद जल प्रदूषण के बारे में लिखना है। जल प्रदूषण तब होता है जब जल जो है मानव या अन्य जीवों के लिए उपयोगी ना होकर हानिकारक यानी विषाक्त बन जाता है, तो वो जल प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण नदियों, तालाबों में रसायन, कल कारखानों के अवशेष, मृत मवेशी, तेल रिसाव आदि के कारण जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हमें कुछ लिख लेने हैं इसमें। ये पूरा हो गया, तो कुछ उपाय आपको लिख लेने हैं। देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, ये तीसरा, कम से कम 3 आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, वायुमंडल को सीसा यानी लेड कैसे प्रभावित करता है। देखिए स्पष्ट है, वायु प्रदूषण ये शामिल है। वायुमंडल को सीसा कैसे प्रभावित करता है, तो इसका आंसर देखिए काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। वायुमंडल में सीसा यानी हवा को घातक रूप से प्रदूषित करने वाला द्रव्य सीसा यानी लेड भी है। शहरों के वातावरण में पाए जाने वाला 90% सीसा जो क्या है, जो है सीसा युक्त पेट्रोल द्वारा चलने वाले वाहनों से आता है। पेट्रोल में टेट्राएथिलेट मिलाते हैं जिससे गाड़ी में नॉकिंग कम होता है। सीसे की मात्रा वायु में अधिक हो जाने से जिगर, रक्त प्रवाह, ठीक है, और मस्तिष्क और प्रजनन क्षमता पर घातक प्रभाव पड़ता है।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है। सातवां देखिए, मिट्टी के अवयव क्या हैं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए मिट्टी का अवयव से मतलब है कि मिट्टी कैसे बनती है, उसका अवयव हो गया, और इसका निर्माण प्रक्रिया बताना है कैसे होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, जीवाश्मों के सड़ने गलने तथा भौतिक तापमान के घटने बढ़ने से होता है। ये हो गया। मिट्टी के अवयव निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित है लिखने के बाद आपको ये पूरे जो 5 हैं ये आपको लिख लेने हैं। ये सारे मिट्टी के अवयव होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, मिट्टी का अपरदन क्या है, इसे रोकने का उपाय बेटा। देखिए मिट्टी का अपरदन यानी मृदा अपरदन है मिट्टी का वायु द्वारा, बारिश द्वारा कट जाना, अपने स्थान से हट जाना, वो मृदा कटाव कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है वो बताना है परिभाषा, और इसे रोकने के उपाय भी बताने हैं। देखिए आपको यहीं तक करना है। वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रभार के कारण धीरे धीरे मिट्टी की ऊपरी सतह कट जाती है, जिसे मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके उपाय देखिए क्या है, मृदा अपरदन के उपाय। पहला, मिट्टी को अपरदन से बचाने के लिए सतह पर अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए, पेड़ पौधे जो मिट्टी की जड़ों को बांध कर रखते हैं। ठीक है। अब दूसरा है, जोते हुए खेत को काफ़ी दिनों तक बिना फसल लगाए हवा और जल से मिट्टी का अपरदन होता है, यानी काफ़ी दिनों तक बिना फसल लगाए नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। देखिए यहाँ पे मिट्टी और जल, तो ये पानी गिर गया देखिए मिट्टी सहित, लेकिन यहाँ पे मिट्टी प्लस घास है, देखिए पानी है लेकिन मिट्टी नहीं गिरा। समझ में आ गया। तो परती नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, नाइट्रोजन स्थायीकरण क्या है। एक विधि हमें वर्णन करना है जिसमें नाइट्रोजन प्रकृति में अस्थायी होता है। तो हम इसका आंसर देखिए यहाँ से करेंगे। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया मरे हुए पौधे में स्थित प्रोटीन को क्या करते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, और इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थायीकरण कहा जाता है। और एक हमें क्या बताना है, एक उपाय भी बताना है, तरीका भी बताना है। तो हैवर विधि द्वारा अमोनिया का कल्पन नाइट्रोजन स्थायीकरण उदाहरण है। ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है, नाइट्रोजन चक्र पर एक निबंध हमें लिखना है, यानी बारे में बताना है। तो ये रहा नाइट्रोजन चक्र। ठीक है। नाइट्रोजन चक्र को निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन विद्यमान है, ये पूरा लिखते हुए। ठीक है। ये देखिए आपको कहाँ तक करना है, आपको मुख्य रूप से यहाँ तक लिखना है, और फिर आपको थोड़े से ये देखिए दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये सभी आपको थोड़े थोड़े लिख लेने हैं यहाँ तक। ये नाइट्रोजन चक्र हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा आखिरी 11, अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव हमें बताना है। तो अम्ल वर्षा क्या है ये बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गहरी गैसों की सांद्रता बढ़ी है। ठीक है। ये पूरा लिखते हुए देखिए अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। ये सब नहीं लिखना है कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक परिभाषा हो गई। अब अम्ल वर्षा के प्रभाव, पहला, दूसरा, अब इस तरीके से आपको ये 3 प्रभाव हैं, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।